एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमेशा इंटरनेशनल रिलेशन हो या पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट से हमेशा ये सवाल पूछा जाता है। कभी आप इंटरव्यू में हो, किसी इंटरनल के वाइवा में हो या किसी महत्वपूर्ण परीक्षा को दे रहे हो, इवन सिविल सर्विस में भी ये सवाल अक्सर आता है कि क्या ग्लोबलाइजेशन जो है वो डी ग्लोबलाइजेशन में बदल रहा है। यानी जो ग्लोबलाइजेशन जो है उसका असर कम हो रहा है या पूरी तरह ये खत्म होने की ओर जा रहा है। तो इस सवाल का जवाब जो है वो कई तरीके से दिया जा सकता है। इस पर लंबे लंबे वीडियो हैं, काफ़ी सारे डेटा एनालिसिस के द्वारा भी इसको समझाया जा सकता है। लेकिन सामान्य तरीके से, सामान्य शब्दों में इसको हम समझने की एक कोशिश करेंगे। कुछ ऐसे बिंदु हों जिस पर आप और भी डिटेल में जाना चाहें तो अलग से जाकर अपने नोट्स को बना सकते हैं। तो हम ये जानते हैं कि जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो खास करके इकोनॉमिक टर्म में ये एक फ्री वर्ल्ड की बात करता है, जहां बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के ट्रेड हो रहे हैं। और ये ग्लोबलाइजेशन का जो फेनोमेनन है, इसमें हम देखते हैं कि मुख्य रूप से जो बड़े बिजनेस कॉरपोरेट्स हैं, एमएनसी हैं, ग्लोबल फर्म हैं, वो एक सेंट्रल एग्रीमेंट, लेजिस्लेशन या फिर ऐसे कानूनों को चाहते हैं जिससे कि पूरी दुनिया में ट्रेड रिलेटेड हार्मनी बनी रहे। उन्हें इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन का सामना नहीं करना पड़े। ग्लोबलाइजेशन जिसमें कि दूर दूर के देश, जो हर देश अपने अलग अलग तरह के रिसोर्सेस के साथ कुछ अलग अलग प्रोडक्शन करते हैं, वो आपस में एक बिजनेस नेटवर्क में जुड़ जाते हैं। पूरा वर्ल्ड एक मार्केट हो जाता है। और अब ये जो ग्लोबलाइजेशन है, ये क्या इसका जो फेनोमेनन है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, डीग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड हो रहा है। इसको समझने के लिए हमें कुछ बातों पर गौर करना पड़ेगा। सबसे पहली बात यह है कि ये जो दौर देखा जा रहा है, ये दौर की शुरुआत 2008 के रिसेशन से हुई है। 2008 के बाद अगर पूरे विश्व को देखा जाए तो जो ग्लोबल गुड्स एंड सर्विस का वर्ल्ड जीडीपी में जो योगदान था, वो ग्लोबलाइजेशन का ये जो दौर है 2008 के बाद ये काफी घट गया है। एक अनुमान के बाद, एक अनुमान के अनुसार कि जो वर्ल्ड बैंक का अनुमान है, एफडीआई 2007 में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो पूरे वर्ल्ड का अगर उसको कैलकुलेट किया गया था तो 2007 में ये वर्ल्ड के जीडीपी का 5.3% थी। और ये घटते घटते 2020 में 1.3% पर आकर रुक गई और ये धीरे धीरे और कम होते जा रही है। आप देखेंगे कि विश्व में दो जो बड़ी शक्तियां हैं जिनका विश्व के व्यापार पर एक तरह से वर्चस्व है, एक तरफ अमेरिका और एक चाइना। अब चाइना विश्व का मैन्युफैक्चरिंग हब माना जाता है। अमेरिका ने भी अपने बहुत सारे इंडस्ट्री के उपकरणों के लिए या प्रोडक्ट के लिए अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को चाइना में आउटसोर्स कर दिया है। और सबसे बड़ी समस्या आई है चिप मैन्युफैक्चरिंग को लेकर। अमेरिका अब चाइना को, जिसको उसने अपना मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया था, वो उस पॉलिसी से पीछे आ रहा है। चाइना को कहीं ना कहीं अमेरिका अब अपनी पॉलिसी में रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। अमेरिका ने चाइना पर कई सारे प्रतिबंध ट्रेड रिलेटेड लगाए हैं। यूएस को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था, जॉब कट्स हो रहे थे, क्योंकि अब पूरी दुनिया कहीं ना कहीं लोकल के लिए वोकल हो रही है। आउटसोर्स कर देने पर इंडस्ट्री को जिस तरह से जॉब का नुकसान हो रहा था, उससे चलते ये नीतियां अपनाई जाने लगी
कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, इसको हम उसी देश में अर्बन से सेमी अर्बन की तरफ ले जाएं, उस एरिया की तरफ ले जाएं जहां पर ज़्यादा अनप्रिविलेज्ड लोग हैं, ताकि कंट्री के जॉब लॉस को रोका जा सके। यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन अब एक रीजनल इकोनॉमिक फोरम्स जो बनते जा रहे हैं, उसमें ज़्यादा इसका जो ट्रेड का एस्पेक्ट्स है वो उससे ज़्यादा रिलेटेड होकर सामने आ रहा है। हर कंट्री अब रीजनल ग्रुपिंग्स की तरफ ध्यान दे रही है। रीजनल्स इकोनॉमिक ग्रुपिंग बने, उसमें आपस में व्यापार हो, इससे लॉसेस कम होते हैं, कंट्री में जॉब की सिक्योरिटी बनी रहती है। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जब ग्लोबलाइजेशन जैसे स्ट्रक्चर में जब एक सेंट्रल एजेंसी या एक ऐसे यूनिफॉर्मल एग्रीमेंट को के साथ किसी देश को जुड़ना पड़ता है और उसमें उन लोगों के उन हितों को खो दिया जाता है जो लोग उन नीतियों से डायरेक्ट प्रभावित होते हैं। यूके का ब्रेग्जिट, यानी यूए के कुछ ऐसे एग्रीमेंट जिसको यूके को भी फॉलो करना है और जिससे जो रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं जिससे वो प्रभावित हो रहे हैं, उस पर ध्यान कम जाता है, क्योंकि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं, जो ग्लोबल फर्म्स होती हैं, वो एक हार्मोनाइज्ड सिस्टम चाहती हैं। इसके चलते लोकल मैन्युफैक्चरिंग को, ट्रेडिशनल लोकल मैन्युफैक्चरिंग को नुकसान होता है। ग्लोबलाइजेशन कंज्यूमर्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है। कॉम्पिटिटिव मार्केट रहता है तो अच्छे प्रोडक्ट मिलते हैं, कम कीमत पर मिलते हैं। लेकिन वर्कर्स के लिए, यानी वो कंज्यूमर कभी वर्कर भी होता है, वर्कर कंज्यूमर भी होता है। वर्कर की निगाह से देखें तो ये ग्लोबलाइजेशन उनको बहुत हार्म भी पहुंचाता है। लेकिन डी ग्लोबलाइजेशन में ये जो रीजनल ग्रुपिंग्स के बढ़ने का ये जो दौर शुरू हुआ है, ये अपने आप में कुछ इसके नुकसान भी हैं। और नुकसान कैसे हैं? जैसे अगर आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन में जहां टेक्नोलॉजी भी बॉर्डर क्रॉस करती है, फाइनेंस तो बॉर्डर क्रॉस करता ही है, जैसे स्किल्ड लेबर फोर्स और गुड्स के साथ सर्विसेज बॉर्डर क्रॉस करती हैं। तो टेक्नोलॉजी जब बॉर्डर क्रॉस करता है तो डेवलपिंग वर्ल्ड या अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड को कहीं ना कहीं समय के साथ उस मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स में या उस तरह की टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को लर्न करके आगे बढ़ने का जो मौका मिलता है, वो खत्म होने के चांसेस हैं। दूसरा, डी ग्लोबलाइजेशन में ये हो सकता है कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनके लिए ग्लोबलाइजेशन बहुत जरूरी है और पूरे वर्ल्ड को एक ग्लोबलाइजेशन के द्वारा ही उन मुद्दों को सुलझाया जा सकता है, जिसमें एक प्रमुख मुद्दा है क्लाइमेट चेंज, जिसमें टेररिज्म भी है। अब क्लाइमेट चेंज एक ऐसा मुद्दा है जिसमें जब पूरा वर्ल्ड एक मंच पे होता है, एक इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ा होता है और कुछ ऐसे एग्रीमेंट या लेजिस्लेशन जो होते हैं वो पूरे यूनिफॉर्मली पूरे वर्ल्ड में जिसके साथ लोग जुड़ते हैं, देश जुड़ता है और कहीं ना कहीं एक कंसेंसस होता है, तो ये क्लाइमेट को बेहतर बनाने के लिए ज़्यादा बेहतर तरीका है। मिटिगेशन का अप्रोच हो, एडॉप्टेशन हो, कैसे जो इमिशन कट से रिलेटेड हो, इसको थोड़ा नुकसान पहुंचने की बात हो सकती है डी ग्लोबलाइजेशन में। यानी डी ग्लोबलाइजेशन के अपने फायदे हैं तो नुकसान भी है। ट्रेंड डी ग्लोबलाइजेशन का जरूर चल रहा है कुछ मामलों में, बिजनेस से रिलेटेड कुछ रीजनल ग्रुपिंग्स के होने के चलते, क्योंकि भारत को भी देखा जाए तो अब ये रीजनल ग्रुपिंग्स में एशियान में अपने आसपास के जो देश हैं उनके साथ ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है और जो रिमोट कंट्रीज हैं उनके साथ जो ट्रेड है वो ग्रुपिंग्स जो है, अब जैसे रसिया को देखा जाए तो उसने वेस्टर्न कंट्रीज की जगह अब एशिया को अपना नया मार्केट बनाया है और वहाँ की रीजनल ग्रुपिंग्स के साथ इन्वॉल्व हो रहा है। तो दोनों पक्षों के अपने फायदे और नुकसान हैं और 2008 के बाद ग्लोबलाइजेशन का ट्रेंड जो है, चाहे वो ब्रेग्जिट हो, चाहे यूएस की प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज हो, कहीं ना कहीं कम हो रही हैं और इसका कम होना, इसके भी अपने फायदे हैं और नुकसान है। तो इस तरीके से आप इस विषय को फायदे और नुकसान दोनों को लेकर चलेंगे तो आप
बेहतर तरीके से इसको व्यक्त कर पाएंगे, बता पाएंगे। और इसमें कुछ अगर जानने लायक पॉइंट्स हो तो आप देखेंगे कि जब से ये ग्लोबलाइजेशन का दौर शुरू हुआ है तो कॉलेज की कन्वेंशनल डिग्रीज जो होती हैं इसका इम्पोर्टेंस कम हो गया है। अब स्किल्ड नॉलेज, स्किल्ड वर्क फोर्स, इसका जो है इम्पोर्टेंस ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि अभी भी वर्ल्ड ऐसा नहीं है कि पूरी तरह डीग्लोबलाइज्ड हो गया है, ग्लोबलाइजेशन पर ही चल रहा है। और अगर धीरे धीरे ये डीग्लोबलाइज्ड होता भी है तो भी इसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसे इंटरेस्ट है जिसका ध्यान रखना पड़ेगा। जिस तरह से ऑटोमेशन, एआई टेक्निक्स बढ़ते चली जा रही है, वहां पर मिडिल क्लास के लिए प्रॉब्लम्स ज़्यादा होने की संभावना है, क्योंकि जॉब कट्स हर जगह होते चले जा रहे हैं। तो ये डीग्लोबलाइजेशन भी कितने जॉब क्रिएट कर पाएगा, ये कंट्री की उन पॉलिसीज पे डिपेंड करेंगी कि वो किस तरह अपनी मैन्युफैक्चरिंग को हैंडल करती हैं और किस तरह से जॉब क्रिएशन पे जो अलग तरह के पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं, जो अलग तरह के फील्ड हो सकते हैं, वहां पर किस तरह से जॉब को क्रिएट करने पर ध्यान देती हैं। अगली बार फिर किसी अलग टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।